हेलो बच्चों। तो आज इस पार्ट ऑफ लेक्चर में हम लेवल 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो जेईई एडवांस और ओलंपियाड लेवल्स के लिए हैं, और ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे बेस्ड है। और ये जो पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये ओलंपियाड फिज़िक्स ओलंपियाड स्टेज 1 2017 में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है कि the rays from an object immersed in water traverse a spherical air bubble of radius r. If the object is located far away from the bubble, then its image as seen by the observer on the other side will be. तो बेटा ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, फार अवे, यानी ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पानी का 4/3, और बबल है तो बबल के अंदर तो हवा होती है और ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को ये दिया हुआ है कि ये बहुत दूर है, यानी जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। सो ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखेगी ये कैसी दिखेगी हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन कि सबसे पहले अपन एक पैरेलल रे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट से, दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये लगाते हैं। तो बेटा μ2 कितना है इसमें, μ2 है 1, अंदर एयर है। μ1 कितना है इसमें, μ1 है 4/3, क्लियर है। और r जो है वो प्लस r है, तो फॉर्मूला लगाते हैं μ2/v यानी 1/v। अब अपन क्या करते हैं कि जो इमेज है ना उसको v1 मान लेते हैं, उसके डिस्टेंस को। कहाँ से, a से। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो a ही तो उसका पोल होगा, तो 1/v माइनस 0 कैसे, μ1/u, u तो इन्फिनिटी है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 4/3 अपॉन प्लस r। रेडियस आगे नाप रहे हो आप, तो 1/v1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3r, माइनस ऑफ 1/3r, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों कि फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, अब बेटा देखो ध्यान से कि जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, मैं आपको बताऊं कि वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फर्स्ट इमेज बन रही है I1, जो कि कितनी दूर है यहाँ से, A से ये दूर है 3r, दिख रहा है आपको, A से कितनी दूर है 3r। अब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो I1 है वही ऑब्जेक्ट होगा, तो μ2 कितना होगा, अब रेज हवा से पानी में जा रही है तो μ2 4/3, μ1 कितना होगा, μ1 होगा 1, और u कितना होगा, u होगा, ये दूसरा पोल है तो जो u होगा वो होगा इस पोल b से डिस्टेंस, तो b से I1 की डिस्टेंस हो गई -5r, ठीक है। और फॉर्मूला लगाएं अगर अपन कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, तो 4/3/v, ठीक है, माइनस प्लस 1/5r बराबर μ2 माइनस μ1 यानी 4/3 माइनस 1 अपॉन माइनस r, तो 4/3v1
प्लस 1/5r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3r. 4/3v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, एलसीएम लिया 15 आया और वो आ गया 3 + 5 दैट इज़ -8/15r. तो ये आ गया आपका v इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 5. तो v आ गया -5r/2 -5r/2 आ गया. ठीक है बेटा, अब ये तो v आ गया. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है -5r/2 यानी b से 5r/2 की डिस्टेंस पे बन रही है, यानी 2.5r. यानी ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहीं पे यहाँ पे बन रही है. अगर हम देखें इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट B से कितनी दूर आ रहा है? ये पॉइंट B से आ रहा है 5r/2 के डिस्टेंस पे. तो ये तो पक्का हो गया कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है. दिख रहा है आपको? तो वर्चुअल बन रही है तो B और D तो आंसर हो नहीं सकते. ठीक है. अब रही बात A और C में, तो A और C में वर्चुअल और इरेक्ट दोनों ही है. अब डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है, तो वो आपको अगर देखना है कि इमेज का मैग्नीफिकेशन कितना है, तो बेटा तुम एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर अपन मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड की बात कर रहे हैं, तो जो ये वर्चुअल इमेज बन रही है और इसमें जो u है वो इन्फिनिटी था. तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद हो, μ2v/μ1u, तो उसमें बेटा अगर u नीचे इन्फिनिटी है तो मैग्नीफिकेशन जो है 0 हो जाएगा. हालांकि इस पूरे का मैग्नीफिकेशन 2 मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होगा, पहले वाले का और दूसरे वाले का. तो बेटा जब पहले वाले का मैग्नीफिकेशन 0 है, पहले रिफ्रैक्शन का, और दूसरे वाले का कुछ भी हो, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा ना. तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बनेगी. तो फाइनल इमेज विल बी कॉल्ड एज डिमिनिश्ड इमेज. तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ अपना? ए ऑप्शन. ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों? एकदम. तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी. इस क्वेश्चन में बेटा हमें निकालना है कि ये एक स्फेयर है जो ग्लास का बना हुआ है और ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का रेडियस मैं आपको बता दूं कि 10 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है बाहर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2. हमने इसको पीछे से सिल्वरिंग करके पॉलिश किया हुआ है, और पॉलिश करके हमने इसको मिरर बनाया हुआ है. तो हमको बताना है कि फाइनल इमेज जो बनेगी वो ए से कितनी दूर बनेगी. तो बेटा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हमको सीक्वेंस में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर वापस रिफ्रैक्शन कराना है. तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए म्यूट, अब मैं सीधा लगा रहा हूँ बेटा, बार बार बहुत बार मैंने आपको लगाना बता दिया कि μ2 क्या होता है, μ1 क्या होता है. अब डायरेक्ट लगाते हैं. ठीक है. तो μ2/v यानी 3/2/v1 माइनस μ1/u. तो μ1 इज़ 1 और u जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u आएगा 20, क्योंकि बेटा a से नापना है आपको डिस्टेंस, c से नहीं नापना है. फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो a पे नापोगे. ये किसके बराबर? μ2 माइनस μ1. μ2 माइनस μ1 यानी 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस r. प्लस r इज 10.
तो 3/2v1 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। तो विच मीन्स कि v1 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, 3/2v1 विल बी 0, तो v1 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रेज जब जाएंगी तो कुछ इस तरीके से जाएंगी कि ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब बेटा जब मिरर पे गिरेगी तो फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, तो मिरर पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्ट होके मिरर के फोकस पे मिलेंगी, और मिरर का फोकस होगा F बराबर मिरर का होगा -5 सेंटीमीटर। तो ये रेज जो है ये यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, ये पॉइंट जो है ये इसका फोकस हो जाएगा F, ठीक है। फिर ये आगे जब जाएंगी तो ये फिर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी, और फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए μ2/v यानी 1/v माइनस μ1/u, μ1 इज 3/2, और फिर से प्लस हो जाएगा क्योंकि सेकेंड रिफ्रैक्शन भी सरफेस आगे वाले सरफेस पे ही होगा, और आगे वाले सरफेस के लिए जब पोल ए है तो ए से जब आप डिस्टेंस नापोगे इस पॉइंट की, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट होगा अब, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 10 + 5, ये डिस्टेंस आएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर 3/2 अपॉन माइनस अपन ने प्लस कर दिया और ये आ जाएगा 15। अब ये बराबर μ2 - μ1/r, तो μ2 कितना है 1 माइनस μ1 कितना है 3/2, और r आप उल्टा नाप रहे हो इंसिडेंट रे के, तो माइनस में आएगा -10, तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20, v इज इक्वल टू -20। तो बेटा फाइनल इमेज a से -20 की डिस्टेंस पे बन रही है। -20 मतलब क्या हुआ? -20 यानी a से पहले, और कहाँ बन रही है? अगर मैं इसको बनाऊं रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये बेटा फाइनल इमेज यहाँ बन रही है। ए से -20 यानी बी पे, तो ये बन गई फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बच्चों इस सवाल में जैसा आपको दिख रहा है कि इस सरफेस के इस साइड पे जो मीडियम है वो तो एयर है, और इसके दूसरे साइड पे अपर हाफ में मीडियम अलग है, 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और लोअर हाफ में मीडियम अलग है, 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो बच्चों अभी हमें क्या बताना है कि जो दो इमेजेस बनेंगी उनके बीच का डिस्टेंस।
अब आप ये सोच रहे होगे कि दो इमेजेस क्यों बनेंगे। तो दो इमेजेस इसलिए बनेंगी क्योंकि जो रे ऊपर से जाएगी, यहाँ से जाएगी, वो कहीं और मिलेगी, और जो रे नीचे से जाएगी वो कहीं और मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला इस अपर हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.6 है, और जो ये लोअर हाफ का है ये 2 है। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। फॉर refraction on upper half पे रिफ्रैक्शन के लिए हम लगाएं μ2 बाई वी, यानी 1.6 बाई v1 माइनस μ1 बाई u। μ1 इज़ 1 by u is -2, so it would be +2 बराबर μ2 माइनस μ1, 1.6 माइनस 1 यानी 0.6 μ2 माइनस μ1 by r। r will be positive, so 1.6 by v1 plus 1 by 2 will be equal to 0.6 is 6 upon 10 and r is equal to 1. So 1.6 upon v1 will be equal to 3 upon 5 minus 1 by 2. So 1.6 upon v1 will be equal to 6 minus 5. So it would be 1 by 10. So v1 is equal to 16 meters. For refraction on lower half पे रिफ्रैक्शन के लिए μ2 by v, μ2 is 2 by v2 माइनस μ1 इज़ 1 by 2, एंड 2 जो होगा वो माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 2 माइनस 1 बाय प्लस r। सो 2 by v2 प्लस 1 by 2 विल बी इक्वल टू 1 by 1, r will be 1. So 2 by v2 will be equal to 1 minus 1 by 2 and v2 will be equal to 4 meters. So it means, इसका मतलब है कि जो रे ऊपर से जाएगी वो 16 पे मिलेगी कहीं यहाँ पे, और जो रे नीचे से जाएगी वो 4 पे ही मिल जाएगी। तो जो सेपरेशन होगा इनके बीच का I1 और I2 के बीच का I1 I2, तो ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन होगा 12 मीटर्स का। तो डेल आ गया बेटा सेपरेशन 12 मीटर्स, ये हमारा आंसर है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 4/3 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 सेंटीमीटर्स, और एक ऑब्जेक्ट इसके प्लेन सरफेस के ऊपर है कुछ d डिस्टेंस पे, और हमको ये बता रखा है कि फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब बेटा फाइनल इमेज कैसे बनेगी वो देखते हैं अपन। पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रे जाएगी ऐसे, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, फिर प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस रे आएगी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी 4 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज विल बी फॉर्म्ड।
ठीक है, तो बेटा इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो वो अपन यूज़ करेंगे, पर पहले अपन पहले 2 रिफ्रैक्शन की इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन जानते हैं कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे मानते हैं, यहाँ मानते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस है d। तो बेटा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो कि किस पे हो रहा है, ऑन प्लेन सरफेस पे जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए अगर बात करूं तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, या तो आप लगा लो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू रिलेटिव, याद होगा आपको, या फिर आप μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर लगा लो और r को इन्फिनिटी रख दो, तो कैसे भी कर सकते हो। तो अपन लगाते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू रिलेटिव, तो x जो है वो आपका d है और म्यू रिलेटिव आपका 3/4 है, तो 3/4 से डिवाइड करूँगा तो 4/3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो 4d/3 पे बनेगी, यानी यहाँ पे कहीं पे लेट्स सपोज ये बन गई फर्स्ट इमेज 4d/3। तो अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो रे डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा। ये रे डायग्राम मैंने बनाया है कि ये रेज जो है ये यहाँ जाएगी ऐसे, और फिर ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होगा कि ये I1 से आ रही है। ठीक है, अब जो सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अब सेकंड रिफ्रैक्शन का पोल कौन होगा, ये होगा P। तो जो सारे डिस्टेंसेस होंगे वो कहाँ से नापेंगे, पोल से, तो डिस्टेंस कितना आएगा, एक तो माइनस क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 4d/3। ठीक है, तो 4 + 4d/3 ये डिस्टेंस यू हो गया। μ2 क्या हो जाएगा, μ2 आपका 1 हो जाएगा, हवा की ओर जा रही है, और μ1 आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप जो है फॉर्मूला लगाओगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 है 1, v आपको पता नहीं, माइनस माइनस प्लस, μ1 है 4/3, u कितना है, u है 4 + 4d/3। तो बेटा ये जो माइनस था वो मैंने एडजस्ट करके प्लस कर दिया है। μ2 माइनस μ1 है 1 - 4/3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है -4। माइनस क्यों, इंसिडेंट रे के अपोजिट आप नाप रहे हो P से, तो 1/v प्लस ये हो जाएगा 1/3 + d, आपको दिख रहा होगा 4/3 ये है इसमें, तो ये आ जाएगा 4/3 - 1/4 दैट इज़ 1/12। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये 1/v आया है ये रिफ्रैक्शन का इमेज है, और ये आपको नहीं पता कि किधर है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अब आप वापस रिफ्रैक्शन कराओ और फाइनल इमेज की बात करते हैं अपन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक बार ये डायग्राम वापस बना दूँ, थोड़ा सा अच्छा इसमें समझ में आएगा फिर आपको।
ये मिरर हो गया है, इसको बेटा क्वेश्चन को क्या है कि अगर आप, मैं इसको 2 वे से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब 2 वे यानी आगे से भी सॉल्व कर रहा हूँ और उल्टा भी रिवर्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो ही जा कर के ये अच्छा सही तरीके से सॉल्व हो पाएगा, वरना ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना लंबा हो जाएगा कि आपको इसमें लगेगा कि छोड़ो इसको, कौन करेगा। पर ये ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि हम इसको ख़राब क्वेश्चन बोलें, इसलिए ये अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से करते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो फाइनल इमेज हो रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है फाइनल इमेज। तो देखो होगा क्या, अभी जो रिफ्रैक्शन हुआ है, अपन ने देखा ना ये रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये रिफ्रैक्शन की इमेज बन गई अपनी, ये वाली 1/v। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद ये इमेज जो है 1/v, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर मिरर की इमेज बनेगी, फिर वो इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर अंतिम रिफ्रैक्शन होगा। तो बेटा अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है दिया हुआ है ना कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, तो जो रेज निकल रही होंगी वो इस तरीके से निकल रही होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही होंगी, सही है। तो इस रिफ्रैक्शन का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर गिरेगी तो अनडिवेटेड जाएगी, तो इस रिफ्रैक्शन का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब रे वापस आ रही होगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है उसके लिए अपन बनाते हैं कि अपन ने 2 रिफ्रैक्शन बना लिए, अब अपन रिफ्लेक्शन की बात बाद में करेंगे। अब रे वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके और रिफ्रैक्ट हो रही है स्फेरिकल सरफेस पे, तो वो हो गया 3rd रिफ्रैक्शन। तो फॉर 3rd रिफ्रैक्शन के लिए जो है वो v जो है वो हो जाएगा इन्फिनिटी, सही है। और u हमें पता नहीं, ऑब्वियसली u हम निकालते हैं, और μ2 जो है वो हो जाएगा 4/3, और 4th रिफ्रैक्शन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 4th रिफ्रैक्शन तो ये प्लेन सरफेस पे हो रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर जाएगी, अनडिविएटेड पहुंच जाएगी, ठीक है। और μ1 क्या होगा 3rd रिफ्रैक्शन के लिए 1, तो μ2/v यानी 4/3 बाय इन्फिनिटी माइनस μ1/u, μ1 इज़ 1 एंड u आपको पता नहीं, तो μ2 माइनस μ1 इज़ 1/3, और r ऊपर की ओर ही नाप रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही नाप रहे हो, तो r आप ले लोगे +4, ठीक है। तो जो u आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा -12 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि जो 3rd रिफ्रैक्शन होगा उसका ऑब्जेक्ट -12 पे होगा। -12 का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, और ये डिस्टेंस जो है वो होगी 12, क्योंकि बेटा 3rd रिफ्रैक्शन का पोल ये है ना, इस पे हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे, इस स्फेरिकल सरफेस पर, और इसका पोल ये है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो -12 है, तो यानी इस इंसिडेंट रे जब यूँ जा रही है तो उल्टा नाप रहे हो, तो यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, समझ गए आप। और इसीलिए अब ये जो पॉइंट बना है जो कि 3rd रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट है, ये मिरर की इमेज भी तो होगी, मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज है अगर, तो मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो मिरर का ऑब्जेक्ट जो होगा वो बाहर होगा, यहीं पे कहीं पे, मिरर का ऑब्जेक्ट यहाँ होगा कहीं पे 12 सेंटीमीटर ऊपर,
यानी इसको मैं बोलता हूँ मिरर इमेज लिखने से अच्छा है, इसको लिखते हैं इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन जो है वो कब होगा? वो तब होगा जब रे किस पे गिरेगी? मिरर पे, प्लेन मिरर पे, और वो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ही तो गिरेगी। तो जो स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन की इमेज होगी, यानी ये वही मिरर का ऑब्जेक्ट होगा, मानते ना? क्योंकि जब रे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होके मिरर पे गिरेगी तो इसकी स्फेरिकल सरफेस का जो वो होगा इमेज, वो मिरर का ऑब्जेक्ट होगा, और मिरर का ऑब्जेक्ट ये रहा। तो इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस की इमेज भी यही है। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ कि और इमेज ऑफ स्फेरिकल सरफेस, है ना, है ना? तो अब तो अगर देखा जाए तो ये जो v आया है हमारा, ये -12 है। मानते हो बात कि ये जो v है इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो इसका स्फेरिकल सरफेस के पोल से इमेज की दूरी आई है, तो पोल से वो दूरी, ये दूरी -12 होगी, ये 12 है। तो v विल ऑल्सो इक्वल टू -12, v इज इक्वल टू -12। तो अगर -12 रखता हूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा कि 1/-12 प्लस 1/3 प्लस d इज इक्वल टू 1/12। तो 1/3 प्लस d आ जाएगा आपका 1/6, और d आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये ऑब्जेक्ट आपको दिखा रखा है ना? ये ऑब्जेक्ट है और ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। यहाँ ये पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और हमको ये दिया हुआ है कि कितने रिफ्रैक्शन होंगे। आप सोचो कि एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा और एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, और फाइनली रेज विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कंडीशन है। तो बेटा अगर देखा जाए, रे डायग्राम बनाया जाए, तो सोचो ये रे ऐसे गई यहाँ पे और रिफ्रैक्शन हुआ और ऐसे निकल गई, तो यही तो कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा ना, यहाँ पर ये प्लेन सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस पे तो कोई डिविएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर तब निकलेगी जब उस पे परपेंडिकुलर गिरेगी, और उस पे परपेंडिकुलर गिरी तो अनडिविएटेड जाएगी। तो ये तो बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ एक रिफ्रैक्शन सॉल्व करना है फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो है u है -x, v है इन्फिनिटी, μ2 है 3/2 और μ1 है 1। तो बस, तो μ2/v यानी 3/2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस μ1/u, u इज x, मतलब -x, तो प्लस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1/2 अपॉन प्लस r इज 10 सेंटीमीटर। तो x विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों
अपन को ये दिया हुआ है कि इस स्फेरिकल सरफेस के लेफ़्ट साइड पे μ2 मीडियम है और राइट साइड पे जो मीडियम है वो है μ1। तो यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस में से चेक करना है, और जैसा कि पैटर्न आप देख रहे हो ये ऑल्टरनेटिव्स लिखा हुआ है मैंने, तो विच मीन्स कि मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। तो मतलब ये कंफर्म नहीं है कि एक से ज़्यादा ही करेक्ट होंगे, पर मोर देन वन कैन बी करेक्ट। सो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस इंडिविजुअली। नाउ इन दिस केस लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं इसको अपन कि फॉर्मूला लगाते हैं μ2/v, और हम सबसे पहले मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए है ना, लेट सपोज रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे μ2 मीडियम में, ऑब्वियसली μ2 मीडियम में होगा। मान लो यहाँ पर है रियल ऑब्जेक्ट, तो कुछ u नेगेटिव होगा, तो u मान लिया अपन ने -u ऐसे। और μ2 क्या हो गया, μ2 तो μ2 हो गया μ1, और जो μ1 हो गया वो हो गया μ2। पहला मीडियम ऑब्जेक्ट वाला होता है, तो फॉर्मूला लगाओ μ2/v यानी μ1/v प्लस μ2/v माइनस μ1/u। तो वो μ1 जो है वो μ2 है, और u जो है वो है -u, तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस प्लस। और μ2 माइनस μ1 मीन्स μ1 माइनस μ2, क्योंकि उल्टे हैं वो, और अपॉन +r। ठीक है, अब बेटा ये हमारी सिचुएशन बनी है। तो μ1/v किसके बराबर है, ये बराबर है μ1 माइनस μ2/r माइनस μ2/u। ठीक है, अब आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि इफ़ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो इफ़ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, अगर μ2 μ1 से बड़ा हुआ, तो ये जो ऑप्शन है ये ऐसा हो जाएगा μ1/v इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर के μ2 माइनस μ1/r और प्लस μ2/u। इसको आप मॉड में भी डाल सकते हो माइनस कॉमन लेके। तो बेटा ये v हमेशा नेगेटिव आएगा। v नेगेटिव यानी फर्स्ट वाले मीडियम में बन रही है, मतलब μ2 में बन रही है, मैं यहाँ पे बन रही है, क्योंकि v नेगेटिव यानी आप पोल से अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और v नेगेटिव आ रहा है, तो यानी आप पोल से यहाँ नाप रहे हो कोई डिस्टेंस, इमेज इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये उल्टा नाप रहे हो, तो v नेगेटिव यानी v नेगेटिव इज वर्चुअल इमेज। v फ्रैक्शन में जो इमेज पीछे बनेगी दूसरे मीडियम में बनेगी वही तो रियल होगी, और जो पहले वाले मीडियम में बन रही है वो तो वर्चुअल होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि इफ़ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 देन देयर कैन नॉट बी अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये तो सही है, वर्चुअली बनेगी हमेशा। तो इसका एक तो आंसर हो गया ए। क्लियर है एकदम? तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अपन बी ऑप्शन पे कि इफ़ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 देन देयर कैन नॉट बी अ रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो u होगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
कि रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी, और दूसरे मीडियम में मिलती हुई अपीयर होंगी, और ये पॉइंट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यू जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यू तो अब आप आगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नाप रहे हो, तो यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r प्लस μ2/u। और इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा μ1/v इज इक्वल टू माइनस कॉमन μ2 माइनस μ1/r, और माइनस मतलब बाहर ले लिया मैंने, प्लस μ2/u। तो बेटा अब बताओ मुझे कि ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज नहीं हो सकती। तो बेटा ये v प्लस नहीं आ सकता, ये जो v दिया हुआ है हमें ये प्लस नहीं आ सकता। आ सकता है इफ़ μ2/u इज ग्रेटर देन दिस टर्म, तो ये v प्लस आएगा, तो रियल इमेज बनेगी। क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नहीं बन सकती, तो गलत हो गया। और सी ऑप्शन की इफ़ μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, अगर μ1 μ2 से बड़ा है तो देयर कैन नॉट बी अ वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर बेटा μ1 μ2 से बड़ा है तो ये इक्वेशन उठा ले आओ। तो इस इक्वेशन को आप एनालाइज करो कि μ1 μ2 से बड़ा है, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो जो v है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो देयर कैन नॉट बी अ वर्चुअल इमेज, यानी v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और डी ऑप्शन कि इफ़ μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 देन देयर कैन नॉट बी अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो बेटा रियल ऑब्जेक्ट का कंडीशन मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये सिचुएशन है। और μ1 अगर μ2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा टर्म। और अगर ये टर्म से देखो, अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो v प्लस आएगा, और ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ तो v नेगेटिव आएगा। तो दोनों टाइप की इमेजेस बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो गया ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये एक मीडियम दिया हुआ है इस शेप का और कांच का बना हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है और वो वैल्यू मैं मेंशन कर देता हूँ इसमें। और इसमें है क्या कि हमें ये चेक करना है कि जितने भी रिफ्रैक्शन होंगे उससे जब फाइनल इमेज बनेगी तो वो कहाँ कहाँ बनेगी। तो ये उसके लिए 4 ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका वो 60 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो, फर्स्ट ऑप्शन चेक करें अगर अपन, तो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि इफ़ d इज़ इक्वल टू 120 देन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट O फॉर एनी वैल्यू ऑफ d2। d2 की किसी भी वैल्यू के लिए फाइनल इमेज O पे बनेगी अगर d जो है वो d1 जो है वो 120 है। तो चेक करते हैं बेटा इसको अपन। तो इसको मैं चेक करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ। थोड़ा अगर स्पेस इसमें बनाए अपन
तो ये बेटा मैंने थोड़ा इसको छोटा कर दिया है ताकि सॉल्व करने के लिए स्पेस मिले। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका कि D1 अगर 120 है तो फाइनल इमेज जो है वो O पे बनेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ D2। तो बेटा सोचो, इफ़ D1 इज़ 120 तो वो फार्मूला लगाओ μ2/v, यानी 3/2 अपॉन v माइनस μ1/u। तो μ1 जो है वो 1 है और u जो है माइनस 120 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, यानी 3/2 माइनस 1 प्लस r है 60। तो 3/2v प्लस 1/120 विल बी इक्वल टू 1/120। तो यहाँ से 1/v 0 आएगा, यानी v आ जाएगा इन्फिनिटी, विच मीन्स दैट कि इसमें रेज ऐसे जाएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो बेटा ये मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरेंगे, दिख रहा है आपको प्लेन मिरर पे, तो ये लौटा देगा उनको, तो फिर वापस आके इमेज यहीं बना देंगी। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस हिसाब से एकदम करेक्ट हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो एक तो करेक्ट आंसर्स लिखते हैं अपने यहाँ पर, करेक्ट आंसर्स हो गए, एक तो ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे कि अगर D1 240 है तो जो फाइनल इमेज है वो O पे तभी बनेगी जब D2 360 है। तो कोई बात नहीं, तो अपन एक काम करते हैं कि D1 को ले लेते हैं 240 और D2 को ले लेते हैं 360। तो बेटा ये रे डायग्राम मिटाता हूँ, ये तो पुराने वाले केस के लिए था, फर्स्ट ऑप्शन के लिए था। अब D1 है हमारा 240 और D2 है 360, ठीक है। तो अगर हम D1 D2 को ये लेते हैं तो सबसे पहले D1 अगर 240 है तो देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है, रिफ्रैक्शन की। तो μ2/v यानी 3/2v माइनस प्लस 1/240 इज इक्वल टू 1/120, जैसा भी किया है पुराना। तो 3/2v इज इक्वल टू 1/120 माइनस 1/240, तो दैट विल बी 1/240, ठीक है। तो जो v आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 360। अब सोचो बेटा कि D2 360 है तो रे डायग्राम कैसा बनेगा। रे डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये रेज ऐसे गई और ये रिफ्रैक्शन के बाद यहीं गिरी 360 पे। सोचो तो प्लेन मिरर के नॉर्मली तो है ये, तो ये ऐसे कैसे भेज देगा ये I बराबर R, और फिर ये वापस यहीं मिलेंगे। ये तो लॉ है ही कि अगर जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर जो उसी रिफ्रैक्शन में वापस आते हुए रिफ्रैक्शन होगा उसमें जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वहीं पे ही फाइनल इमेज बनती है। तो आप जानते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है कि अगर ये रे यहाँ पे जाके रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है और वापस आते हुए यही ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज भी यहीं बनेगी, ठीक है ना बात। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। सी तो फिर गलत हो गया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ D2, और डी ऑप्शन की फाइनल इमेज O पे नहीं बन सकती, ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो आया करेक्ट वो आया ऑप्शन नंबर ए और बी ओनली। तो ये था बेटा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। इस क्वेश्चन में ये ऑयल की एक फिल्म बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, ये कर्व्ड फिल्म है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 है और ये पानी पे बनी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये जो डेप्थ है पानी की टैंक में वो 18 सेंटीमीटर है। और एक ऑब्जेक्ट S जो कि पानी के सरफेस से 24 सेंटीमीटर ऊपर है, वो जो है उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हमको बताना है, और वो डिस्टेंस हमें पानी के बेस से नापना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें 2 रिफ्रैक्शन होंगे अपने। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन पानी के ये ऑयल के कर्व्ड सरफेस पे होगा, तो μ2/v यानी 7/4v माइनस प्लस μ1 1/24 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 7/4 माइनस 1 अपॉन 6। तो 7/4v विल बी इक्वल टू 1/12 और v आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो v प्लस 21 आ रहा है, तो यानी जो फाइनल इमेज बन रही है, इस फाइनल नहीं मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज बन रही है वो अंदर बन रही है, 21 पे बन रही है। अब 21 पे यानी कहाँ? 21 पे यानी यहाँ पे कहीं पे, सच दैट कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 हो गया। तभी तो बेटा 3 कैसे हुआ? 21 कहाँ से? 21 यहाँ से है, ये है 21 और ये 18 है, तो ये 3 हो गया। समझ गए आप? तो जो रेज हैं वो, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ अगर आपको लग रहा है तो ये बेटा रे डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि ये रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ऑयल से रिफ्रैक्ट हुई और फिर इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट हुई, वो मैं बना नहीं रहा हूँ, और फाइनली यहाँ आती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन का मैंने बनाया है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ आती है फिर। अब जो सेकंड रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए इंसिडेंट रे ये है। ठीक है ना? तो अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? प्लेन सरफेस पे y बराबर x अपॉन म्यू रिलेटिव। x कितना है बेटा? प्लेन सरफेस से डिस्टेंस। तो बेटा ये प्लेन सरफेस से ये जो डिस्टेंस आई है 21 आई है, तो x 21 है। म्यू रिलेटिव क्या है? म्यू रिलेटिव है कहाँ से कहाँ को? तो 7/4 से 4/3 को, यानी 21/16। तो y हो गया 21/21/16। तो ये कैंसिल, तो y आ गया 16, विच मीन्स कि इस सरफेस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रेज कन्वर्ज हुई हैं। तो ये 16 यानी यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज हुई हैं। तो जो फाइनल इमेज है वो यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी है। तो यहाँ से कितनी दूरी होगी बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो यही तो पूछा था कि x जो है टैंक के बॉटम से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये एक सरफेस दिया हुआ है और ये सरफेस पे एक ट्रांसपेरेंट फिल्म कोटेड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। इसके अंदर ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इसके बाहर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है एयर से, वो अंदर कन्वर्ज होती है कुछ डिस्टेंस f1 पे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ग्लास से वो बाहर कन्वर्ज होती है कुछ डिस्टेंस f2 पे। ठीक है,
तो सबसे पहले अपने को F1 और F2 इसमें कैलकुलेट करना है। तो अपन एक रे लेके आते हैं, है ना। ये अंदर कन्वर्ज हो रही है और जो ये डिस्टेंस है जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही है, ये डिस्टेंस F1 है। तो सबसे पहले अपन एक बात सोचते हैं, बेटा ये जो सरफेस है, ये जो कोटिंग है, ये थिन कोटिंग है, और इसके जो ये अंदर वाला सरफेस है और ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये जो अंदर वाला सरफेस है और ये जो बाहर वाला सरफेस है, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है और ये सरफेसेस पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है और सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल है। तो बेटा ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर अपन रिफ्रैक्शन करेंगे तो रिफ्रैक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा वो अपन एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ, μ1 sin i बराबर n1 sin r, फिर वापस स्नेल्स लॉ यहाँ लगाऊँ, नॉर्मल तो एक ही बनेगा क्योंकि थिन है। तो यहाँ पे लगाऊँ n1 sin r बराबर n2 sin e। तो बेटा दोनों इक्वेशन में जब अपन कंपेयर करेंगे तो n1 sin r एलिमिनेट हो करके 1 sin i बराबर n2 sin e नहीं हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सरफेस पे लगाओगे स्नेल्स लॉ और इस पे लगाओगे तो अल्टीमेटली ये μ1 sin i और ये μ2 n2 sin e बराबर आएंगे। तो आप बीच में इस मीडियम पे लगाइए क्यों, आप डायरेक्ट ही फर्स्ट और थर्ड मीडियम में लगा लो। तो इस हिसाब से हम अगर सॉल्व करें कि μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो अब अगर हम इसमें लगाएं तो हम डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड मीडियम के लिए लगा सकते हैं। फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड 1.4 वाला है और थर्ड वाला 1.5 वाला है, तो इनमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो μ2 हो जाएगा 1.5 यानी 3/2, v हो जाएगा जो है F1 माइनस μ1 हो जाएगा, u हो जाएगा इन्फिनिटी तो ये 0, और μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन रेडियस प्लस r, ठीक है। तो 3/2 F1 विल बी इक्वल टू 1/2 r। तो F1 आ गया आपका 3r, ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे पे कि जो रे अंदर से आ रही है बाहर, जो रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कहीं पे मिल रही है, जहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, यहाँ मिल रही है। ये डिस्टेंस F2 हो जाएगा। तो अब लगाएं अपन μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 यानी कौन से मीडियम में जा रही है, 1 बाय वी यानी F2 माइनस μ1 बाई यू यानी 0। 0 क्यों, क्योंकि जो u है वो इन्फिनिटी है, बराबर μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस माइनस r। 1/F2 कितना आ गया, 1/F2 आ गया 1/2r। तो F2 आ गया 2r। तो बेटा F2 2r है, F1 3r है। तो इस हिसाब से हमारे जो आंसर्स हुए वो एक तो A हुआ और एक हुआ C। तो करेक्ट आंसर्स आर A एंड C। ये आ गया बेटा आंसर।
अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में दो सरफेसेस दिए हुए हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस है ये, और इन सरफेसेस में जो है इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10, इसका भी 10। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये इसके पोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है P, और इनके पोल्स के बीच की दूरी है D, और कंडीशन ये है कि जो लाइट रे P से इमर्ज हो रही है वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, और फाइनली इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज बनाते हैं। हमको D निकालना है इसमें, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए हम यूज करेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। तो μ2 इज 1, एयर में जा रही है, v पता नहीं, v1 मान लिया, और u है -50, तो माइनस माइनस प्लस, μ1 है 3/2 और ये 50। ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1, यानी 1 माइनस 3/2 अपॉन माइनस आर। तो माइनस आर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, तो -10। ठीक है, अब आ जाएगा 1/v1 प्लस 3/100 इज इक्वल टू 1/20। 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/100, तो ये आ जाएगा आपका 2/100 यानी 1/50। तो v1 आ जाएगा बच्चों 50, यानी जो इमेज बनेगी वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई पहले रिफ्रैक्शन की इमेज। अब हम देखते हैं कि पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, तो दूसरे रिफ्रैक्शन में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे दिया हुआ है। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन जो इमेज है v है वो इन्फिनिटी है, μ2 3/2 है, μ1 1 है। तो फॉर्मूला लगाऊं μ2 बाई वी यानी 3/2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। अब u हमको नहीं पता, तो देखो हम इसका जो u होगा और इसका जो v1 है इसमें रिलेशनशिप बैठाएंगे। तो u तो हम वेरिएबल मान के चलते हैं, 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। तो μ2 माइनस μ1 है 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस r। r कितना है 10 सेंटीमीटर। माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/20, u आ गया -20। यानी जो रे है वो ऐसे जानी चाहिए कि अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं कि P से रे आई और यहाँ पे क्रॉस हुई, ठीक है, और फिर पैरेलल चली गई। ये रे डायग्राम बेटा होना चाहिए। अब ये मुझे कैसे पता चला ये आगे क्रॉस होगी, क्योंकि बेटा जो ये आ रहा है u सेकेंड रिफ्रैक्शन का वो -20 आ रहा है, यानी जो सेकेंड रिफ्रैक्शन की इमेज होनी चाहिए वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ये माइनस यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट, ठीक है। और जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है वो कहाँ बन रही है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो बेटा d क्या हो गया, d हो गया 50 प्लस 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी d विल बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी,
तो ये था बच्चों न्यूमेरिकल पैकेज ऑफ एडवांस एंड ओलंपियाड लेवल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।